देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत चीन संबंधों की चर्चा कर रहे हैं। यानी स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के संबंधों की कहानी भारतीय नेताओं की आदर्शवादिता, स्वतंत्रता और अदूरदर्शिता तथा चीनी विश्वासघात की कहानी। यानी भारत और चीन के संबंधों की नीति निम्न तत्वों पर आधारित है। प्रथम, कि प्राचीन काल से भारत और चीन के मध्य घनिष्ठ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध विद्यमान थे। बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत चीन का एक प्रकार से धर्मगुरु है और चीन उसका सम्मान करे। यानी कि चीन और भारत के शुरू से ही प्राचीन काल से ही अच्छे संबंध। दूसरा, चीन को अपनी स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए पाश्चात्य और जापानी साम्राज्य के विरुद्ध एक भीषण और दीर्घ संघर्ष करना पड़ा। इससे भारत में उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। चीन ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया और नहीं कभी करेगा, ये एक विचारधारा थी। भारत विदेश नीति के प्रधान है पंडित नेहरू और उनके विश्वस्त परामर्शदाता रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन चीन, विशेष तरह साम्यवादी चीन के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। यानी कि चीन और भारत के जो शुरुआती जो संबंध थे होते रहा। परंतु इसके बाद में एक इतिहास रहा है, भारत और चीन संबंधों का एक इतिहास रहा है, जिसमें सबसे पहले लेते हैं 1945 से 1947 का जो कार्यकाल है वो प्रमोद काल था। इस काल में चीन के प्रति भारत का दृष्टिकोण एक मित्रतापूर्ण रहा है 1949 से लेकर 1947 का। 1942 में चांग काई शेक ने भारत को की यात्रा की और चीन के जापानी साम्राज्य के विरुद्ध एक संघर्ष के प्रति सहानुभूति की एक लहर फैल गई। 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति का भारत ने स्वागत किया और 1954 से 57 तक ये भारत चीन संबंधों का एक प्रमोद काल कहलाता है। यानी 29 जून 1954 को दोनों देशों के मध्य एक 8 वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ और जून 1954 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाउ एन लाई जब भारत आए तो एक संयुक्त विज्ञप्ति में पंचशील के सिद्धांत पर बल दिया। यानी जो जवाहरलाल नेहरू ने जो पंचशील के सिद्धांत दिया था उसमें चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने भी इसमें एक सहानुभूति। और अक्टूबर 1954 में पंडित नेहरू ने भी चीन की यात्रा की। अप्रैल 1955 में बांडुक सम्मेलन में नेहरू और चाउ एन लाई ने पूर्ण सहयोग के साथ कार्य किया। गोवा के प्रश्न भी चीन ने भारत का साथ दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1949 से लेकर 1957 का जो कार्यकाल है भारत और चीन के संबंध में एक प्रमोद काल, एक सहानुभूति काल। इसके बाद में आता है टकराव का समय। भारत और चीन के संबंध में टकराव और तनाव का काल आता है 1957 से 1958। पंचशील और बांडुक सम्मेलन को भारतीय कूटनीति की महान सफलता मानी गई है, परंतु आगे चलकर इन दोनों देशों के बीच में कुछ संबंधों में तनावपूर्ण संबंध भी रहे, तनाव काल रहा। इसके जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत और चीन के मध्य एशिया और अफ्रीका, विशेषकर दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक घटना ऐसी है, एक संघर्ष की स्थिति हो गई क्योंकि तिब्बत भारत का पड़ोसी राज्य है। इसके उत्तर में चीनी शिंक्यांग स्थित है। भारत को अंग्रेजों ने इससे तिब्बत के संबंध में निम्नाधिकार उत्तराधिकार मिले थे। यानी कि ल्हासा में एक भारतीय राजनीतिक एजेंट रख सकता है। ज्ञानससे और गैंगटोक यातुंग में व्यापारिक एजेंसी स्थापित रख सकता है। ज्ञानतेश के व्यापार मार्ग पर डाक एवं तार के दफ्तर खोल सकता है। ज्ञानतस्य में एक छोटा सा सैनिक दस्ता रख सकता है। परंतु चीन सदियों से तिब्बत पर अपना अधिकार जताता रहा है और चीन की नई साम्यवादी सरकार ने स्थापना तिब्बत पर अपना अधिकार घोषित कर दिया। जनवरी 1950 में चीनी सरकार ने तिब्बत को स्वतंत्र कराने की घोषणा कर दी।
भारत सरकार ने चीन से वार्ता करना उचित समझा और 1953 में ये वार्ता प्रारंभ हुई। तो यानी तिब्बत के प्रति पंडित नेहरू तिब्बत पर चीन की सार्वभौमिकता को स्वीकार भारतीय नीति की संसद में कटु आलोचना की गई। यानी चीन का तिब्बत पे आक्रमण, ये एक तरह से इसकी भारतीय संसद में आलोचना की गई। और 25 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री जेनेवा से पीकिंग जाते समय भारत पधारे और दोबारा से पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास प्रकट किया। और इसके बाद में 1956 में चावल ने भारत की पुनः यात्रा की। इसके बाद में 31 मार्च 1959 को दलाई लामा ने 8 व्यक्तियों के साथ भारत में राजनीतिक शरण ली और तब से दलाई लामा भारत में है। तो यानी ये एक तरह से ये जो आगे कार्यकाल है इसमें, और चीन इससे नाराज भी हुआ, रोष प्रकट किया शरण के मामले में धर्मगुरु। इस संबंध में अभी हाल में 5 जनवरी 2000 को तिब्बती धर्मगुरु करमापा ने भी भारत में शरण ली और इससे चीन ने रोष प्रकट किया। तो भारत चीन सीमा विवाद ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमेशा से एक समझौता हुआ था जून 1900 भारत और चीन के मध्य तिब्बत को लेकर समझौता हुआ था। 17 जुलाई 1954 को चीन ने एक पत्र भी द्वारा भारत पर आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने बूजे नामक चीनी स्थान पर अवैध अधिकार कर लिया। इसके बाद में 1954 से चीन ने सीमा के विभिन्न भारतीय प्रदेशों में अपने सैनिक दस्ते और टुकड़ियां भेजनी शुरू कर दी। और 23 फरवरी 1959 की चीनी सरकार ने भारत चीन के संबंध में भारत पर चीन अक्टूबर 1962 में भारत पर साम्यवादी चीन ने बड़े पैमाने पर आक्रमण किया। 12 जुलाई 1962 को लद्दाख में गलवान नदी की घाटी भारतीय चौकियों को चीनियों ने अपने अधिकार में ले लिया। और 20 अक्टूबर 1962 चीनी सेनाओं ने उत्तरी पूरी सीमांत तथा लद्दाख के मोर्चों पर एक पैमाने पर बड़ा आक्रमण किया। 21 नवंबर 1962 चीन ने एकाएक अपनी और एक पक्ष युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध समाप्त हो गया और भारत के कुछ सर्वजमा वापस भेज दिया। यानी चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण भी है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना, भारत की निर्बलता को प्रदर्शित करना और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसको अपमानित करना। यानी इस आक्रमण के जो मुख्य कारण थे 1962 के जो आक्रमण के जो मुख्य कारण थे